Guys, at this point in time, when there is not much time left for the phase 1 of RBI Grade B 2025, what is most important? पढ़ना तो है, वो तो पता है, बट पढ़ना सलीके से है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है कि हम पास्ट ईयर पेपर्स को देखकर ये पता लगाएं कि क्या चीज़ें मेरे लिए रेलेवेंट हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए इरेलेवेंट हैं और किस टाइप का पेपर आता है। तो इस वीडियो में हम 2024 के फेज़ 1 का एक एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे, छोटा सा। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। यू विल गेट टू नो फॉर ईच सब्जेक्ट कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, व्हाट कैन बी सेड एज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, किस टाइप के क्वेश्चंस आए और हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं 2025 के लिए, वो भी मैं समराइज करूंगा। So be with me for next 15 minutes and I'm sure it will give you a lot of clarity as in how to approach your 2025 exam, and it will help you save a lot of time in your preparation which you otherwise would be wasting on reading something irrelevant. आगे जाने से पहले मैं आपको एक फ्री गाइड बुक के बारे में बताना चाहूंगा। सो दिस इज आरबीआई मैनेजर गाइड बुक विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अब आप ये डाउनलोड क्यों करें? इसमें आपको आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल जगह मिल जाएगी। प्रमोशन, सैलरी, हायरार्की, डिपार्टमेंट्स, जो आपको शायद बहुत जगह अलग अलग जगह पे भी जाने से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और भी इसमें आपकी प्रिपरेशन के लिए 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है डिकोडेड सिलेबस फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 का सिलेबस तो नोटिफिकेशन में भी नहीं है, हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ करके डिकोड किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसका मैं एनालिसिस अभी कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको 5 साल के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस विद एनालिसिस इस गाइड बुक में मिलेंगे। और फ्री सोर्सेज अगर आप चाहते हैं कि क्या आप रिकमेंड करते हैं सर फ्री सोर्सेज जो ट्रस्टेड हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर थोड़े से डिटेल्स शेयर करने हैं। देयर इज नो कॉस्ट एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस ऑन योर सिस्टम। चलिए अब एग्जाम एनालिसिस करते हैं। ये 2024 का है जी, फॉर 2025, फॉर आर 2025 एग्जाम। सबसे पहले द मेन क्वेश्चन दैट शुड अराइज इन योर माइंड, अगर नहीं आया तो अब देख लो कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको प्री बैंकिंग के प्री लेवल से कंपेयर करते हैं और उस टाइप की तैयारी करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका जो लेवल है जी बैंकिंग में, अगर मैं बोलूं तो एसबीआई और आईबीपीएस पीओ मेंस के लेवल का पेपर आता है। ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल में एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि डिफिकल्टी लेवल, अब अगर पिछली बार देखें, एग्जाम को एनालाइज करें, तो काफी शॉकिंग थी। एक शिफ्ट में अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी इजी, एक शिफ्ट में क्वांट बहुत इजी आया था, मतलब रिलेटिवली इजी आया था, एक में काफी टफ आ गया था। जीए एक में रिलेटिवली इजी आ गई थी, एक में बहुत टफ आ गई थी। तो डिफिकल्टी लेवल भी अब शिफ्ट वाइज वेरी करता है। लास्ट ईयर इसका बहुत बड़ा एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया था आरबीआई ने, जो भी किया था, और उसकी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन की गई है क्रॉस शिफ्ट्स, वो बहुत ही वियर्ड थी। एक बंदे के, ये एक्चुअल डेटा है, एक बंदे के क्वांट में 3.75 नंबर थे, लेकिन उसको 8.35 कर दिया गया। बहुत खुशी की बात है। बट जीए में उसके 27 मार्क्स आए, क्योंकि उसका जीए आरबीआई के अकॉर्डिंगली रिलेटिवली आसान था, उसको कम कर 17 मार्क्स कर दिए गए। तो इस तरह से जब डिफिकल्टी लेवल वैरी करता है क्रॉस शिफ्ट्स, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही सरप्राइजेस मिलते हैं जो लास्ट ईयर मिले थे। तो मैं यही बोलूंगा कि देर इज नो आइडियल डिफिकल्टी लेवल दैट यू कैन टारगेट एंड प्रिपेयर। ठीक है, बट फिर भी आप पीओ मेंस लेके चलो। अगर वेरिएशन होती है तो वो एक वेरिएशन है, एक डिस्क्रिपेंसी मैं बोलूंगा, जो कि उस साल देखने को मिल सकती है। जैसे पिछले साल मिली थी तो इस साल भी देखने को मिल सकती है। बट आप पीओ मेंस लेवल की प्रिपरेशन करके जाएं क्वांट रीजनिंग में, उसके बाद जो वेरिएशन होगी उसको आप हैंडल कीजिए। नॉर्मलाइजेशन में जो होगा देखा जाएगा, उसके बारे में मत सोचिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। अगर पेपर आसान आया है तो ऐसा नहीं है कि 27 क्वेश्चन हो गए तो खुश हो गए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो 17 हो जाएंगे। अगर पेपर मुश्किल आया तो टेंशन नहीं लेनी है कि 3 ही नंबर बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता उस 3 के 8 नंबर हो जाएं और कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो साइकोलॉजिकली अपने आप को बस इस चीज पे फोकस करना है दैट आई हैव टू मैक्सिमाइज माय स्कोर। इफ आई हैव डन वेल, लेट मी मैक्सिमाइज इट इवन मोर। इफ आई हैव डन बैड, लेट मी होप दैट कट ऑफ जो जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन में क्लियर हो जाएगा। मेरे मार्क्स अगर 3-4 बन रहे हैं, शायद नॉर्मलाइजेशन में वो 8-9 हो जाएंगे। वी हैव टू होप फॉर इट, सिटिंग इन द एग्जाम एंड गिव आवर बेस्ट, दैट्स इट।
तो ये डिफिकल्टी लेवल हो गया। अब क्वांट का हम अगर 2024 का एग्जाम एनालिसिस करें तो ये आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं और उनसे ये रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आए हैं जी? एज यूजुअल डेटा इंटरप्रिटेशन से 17 क्वेश्चन आए हैं। आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग कि डेटा इंटरप्रिटेशन के अराउंड अबाउट 3 सेट्स आते हैं एंड ईच सेट हैज 5 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर तो इससे भी ज्यादा 17 क्वेश्चंस आए थे। डीआई में जो आपका एक सेट होता है, नॉर्मली आपका एक सेट होता है, वो इजी आ रहा है पिछले 2 साल से एंड यू शुड टारगेट दैट। इजी मतलब दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज या फिर टेबुलर आ जाएगा, प्लस माइनस बेस्ड होगा, कुछ बेसिक रेशियोज पे होगा, लेकिन 2 सेट्स काफी मुश्किल आ रहे हैं। सो यार फर्स्ट टारगेट के यार वो मैं इजी वाला कर लूं ताकि आराम से मेरे 5 नंबर वहां से निकल जाए। बाकी अगर आप और टॉपिक्स देखेंगे, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 0 आ गया। तो ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि नंबर सीरीज से 2 आ जाते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 आ जाता। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड इट विल वेरी अक्रॉस शिफ्ट। ये तो मैं आपको एक ही शिफ्ट का बता रहा हूँ, दूसरी शिफ्ट में नंबर सीरीज में से शायद 0 आया होगा, क्वाड्रेटिक के 3 क्वेश्चन आ गए होंगे। तो बेसिकली ये ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है, बट हाँ ये है कि डीआई के 3 सेट्स आते हैं और बाकी टॉपिक से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके आपके बाकी क्वेश्चंस बनेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से पिछली बार 0 क्वेश्चन आया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आया था, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन आया था, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आया था, फिर मेंसुरेशन से भी आ गया। हालांकि मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप इस चैप्टर को मत करो आरबीआई के लिए। और उसके बाद क्वांटिटी कंपैरिजन से 4 क्वेश्चन आए, बट क्वांटिटी कंपैरिजन क्या है, वो इन्हीं चैप्टर्स में से आपको दो मतलब Q1 और Q2 दे दी जाती है और उसमें कोई स्टेटमेंट होगी जो कि शायद टाइम एंड वर्क से रिलेट हो सकती है, इसमें कोई स्टेटमेंट होगी जो शायद प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट हो सकती है, और इसमें आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना होगा। तो आपको ये बताना होता है कैलकुलेट करके कि Q1 ग्रेटर देन Q2 है, Q1 लेस देन Q2 है, Q1 इक्वल टू Q2 है। सो क्वांटिटी कंपैरिजन इज नथिंग बट इट्स एन एप्लीकेशन, इट्स अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी यूज्ड फ्रॉम नंबर सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपके चैप्टर्स हैं। तो पिछली बार का ये एनालिसिस है एक शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट में अलग टाइप का पेपर आया था, मतलब अलग टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो ये तो हो गया अब हमारा एनालिसिस, बट अब टेक अवे क्या है? मतलब मैं हमेशा यही बोलता हूं कि एग्जैक्ट पेपर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर मैं प्रायोरिटी टॉपिक्स आपको बताना चाहूं, ये एक की टेक अवे आप ले सकते हो, आप इनको कर लो। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। और टारगेट स्कोर अपना 8 आउट ऑफ 10 तो रखो, मिनिमम है। मतलब वैसे तो 10 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 वुड बी ऑन दी सेफर साइड। तो क्वांट में इन टॉपिक्स को करके जाने एंड आई रिपीट, इजी डीआई टारगेट करनी है अगर एग्जाम में आती है, फिर तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी अगर इजी डीआई आपने ढूंढ ली और कर ली। और अगर इजी है ही नहीं तो फिर पता नहीं क्या करना है, वो तो फिर मौके पे ही पता लगेगा। फिर बाकी क्वेश्चन शायद इजी हो, उन पे फोकस करना होगा। और क्वांट में जो लर्निंग है, जो मैं बताना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है अटेम्प्ट से। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए, तुक्के मत लगाइए, नेगेटिव मार्किंग से सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 8 क्वेश्चन किए, 8 के 8 करेक्ट है, मोस्ट प्रोबेबली आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। लेकिन 12 क्वेश्चन किए और 5 गलत हो गए, कट ऑफ नहीं क्लियर होगी। सो एक्यूरेसी पे फोकस करना है, डोंट रन बिहाइंड नंबर्स के 15 अटेम्प्ट करने हैं, 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शनल टेस्ट इज द की, डोंट जस्ट फोकस ऑन नॉलेज। लोग क्या करते हैं, किताब उठा के चैप्टर्स पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, बट दिस इज नॉलेज, दिस इज IQ पार्ट ऑफ इट। इन एग्जाम EQ पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। नॉलेज का कुछ फायदा नहीं है जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, आप क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं सीखोगे, क्वेश्चन सिलेक्शन QS, आप क्वेश्चंस को लीव करना नहीं सीखोगे इफ यू पिक्ड अप अ रॉन्ग क्वेश्चन, आप एंजाइटी मैनेजमेंट नहीं सीखोगे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। योर 500 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क विल बी अकाउंटेड फॉर इन जस्ट 2 आवर्स। ठीक है, तो हमें सेक्शनल टेस्ट कम से कम 10 देने हैं,
And the main purpose of those sectional tests would be to evaluate your preparation, not to do extra questions. और बैंकिंग प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं है. काफ़ी सारे लोग प्री में अच्छा परफॉर्म करके सोचते हैं कि हम क्वांट रीजनिंग में अच्छा कर लेंगे. यू आर लिविंग इन अ वेरी ऑब्लिवियन वर्ल्ड. प्री बैंकिंग का आरबीआई फेज 1 के आसपास भी नहीं है. आरबीआई फेज 1 आपका मेंस लेवल का आएगा, तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन से आरबीआई की तुलना कर रहे हैं. सो दिस इज अबाउट क्वांट. नाउ मूविंग ऑन टू रीजनिंग. रीजनिंग में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को मिला के 25 क्वेश्चन आए थे. फिर मिसलेनियस 3 क्वेश्चन आए थे, ये भी काइंड ऑफ पजल्स ही थे. तो टोटल पजल में से 28 क्वेश्चंस आए थे. मैं हमेशा कहता हूं कि पजल्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, बट क्या हमें सिर्फ पजल्स पे ही फोकस करना चाहिए? आई टॉक अबाउट दैट. जो उसके अलावा टॉपिक्स थे, इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन आए, ब्लड रिलेशन से 0, डायरेक्शन सेंस से 3, सलॉग से 4, कोडिंग डिकोडिंग से 0, अल्फा न्यूमेरिक से 0, डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन आए, इनपुट आउटपुट 5 नंबर, क्रिटिकल रीजनिंग 11 नंबर. काफी लोग क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं, हमारी अच्छी नहीं है, करनी चाहिए. भले ही 60% एक्यूरेसी हो, बट 60% एक्यूरेसी से भी अगर आप 11 क्वेश्चन करके आते हैं तो मतलब अराउंड 7 सही हो गए, 4 गलत हो गए, तब भी आपको 6+ मार्क्स आप यहाँ पे गेन करते हो और इनको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. ऑर्डर एंड रैंकिंग में से 3 क्वेश्चन आए. तो जो पजल्स के अलावा टॉपिक्स हैं उनमें से ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए. कुछ टॉपिक्स में से आए हैं और मल्टीपल आए हैं. इनपुट आउटपुट में से 5 क्वेश्चन आ गए, इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन आ गए. ठीक है, तो हमें सारे चैप्टर्स करने हैं पजल्स के अलावा, बिकॉज वी डोंट नो कि किस चैप्टर में से कितना वेटेज एग्जाम में आने वाला है. तो अराउंड 30 क्वेश्चंस तो हमारे पजल्स में से आ गए. रेस्ट जो 30 हैं वो हमारे मिसलेनियस टॉपिक से आए हैं. I would request or I would suggest rather to focus on miscellaneous topics. पजल्स पे क्यों फोकस नहीं करना है? क्यों हमें पजल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है? बिकॉज पजल एक बहुत रिस्क बेस्ड अप्रोच है. आपने बहुत एफर्ट लगा लिया पढ़ाई में और एग्जाम में आपने पजल से स्टार्ट किया, पजल आपका सॉल्व नहीं हुआ पहले 15 मिनट में, यू विल बी कंप्लीटली ब्रोकन कि यार अब क्या होगा. 15 मिनट में पजल सॉल्व नहीं हुआ, 0 नंबर पे बैठे हो, सिर्फ 30 मिनट रह गए हैं और कट ऑफ आपको दिख रही है कि 15-20 नंबर जाएगी. सो पजल्स आर वेरी रिस्की अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन इजियर पजल. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मिसलेनियस टॉपिक्स को फोकस करें प्रिपरेशन में भी और एग्जाम में जब आप पेपर शुरू करते हैं तब भी. ठीक है, इस 30 में से अगर आपकी अच्छी तैयारी है आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो एंड दैट्स अ वेरी गुड स्कोर. उसके बाद अगर टाइम बचता है you can try solving some puzzles even in your preparation. Once you are finished with the preparation of these topics, you can try focusing on the puzzle preparation, but not at the start. This is my take. बाकी अगर आपके puzzles बहुत अच्छे हैं, go with that, take that risk, it might give you good returns. और रीजनिंग में जस्ट टू समराइज, मेरे हिसाब से प्रायोरिटी टॉपिक्स यही मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए. ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी, क्रिटिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. और आफ्टर प्रायोरिटी टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को करने के बाद आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं. रीजनिंग में अगर पेपर सेम लेवल का आता है एज इट वाज लास्ट ईयर, आई थिंक 20 स्कोर आउट ऑफ 20 to 25 out of 60 might be a good score. ठीक है, 20 to 25 out of 60 might be a good score. यहाँ पे भी शायद मैं आपको गलत बता गया. क्वांट में 8 to 10 out of 30. ठीक है, 8 to 10 out of 30 shall be good score. मैं शायद 10 out of 10 या 9 out of 10 बता गया था. नहीं, 8 to 10 out of 30 is a good score. ठीक है, just it was a slip of a tongue. तो ये आपको आई थिंक क्लियर होगा क्या टारगेट स्कोर आपको रखना चाहिए. और रीजनिंग में भी हमारा सेम ही टेक अवे है जी, कुछ अलग नहीं है. एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ज़्यादा अटेम्प्ट के पीछे नहीं भागना है, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट देने हैं और बैंकिंग वाली रीजनिंग करके नहीं जाना है. प्री वाली, मेंस वाली कर सकते हो और एक बार आरबीआई के पेपर देखकर आरबीआई के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो. दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी. और रीजनिंग में देखो ऐसे क्वेश्चन भी आए थे, ये प्री में नहीं आएंगे आपको.
और ये न्यू टाइप के क्वेश्चन थे। तो अगर इस साल बैंकिंग में न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, आप उनको भी जरूर प्रिपेयर करके जाएं। वैसे ही सेम क्वेश्चंस आरबीआई में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे असर्ट एक ये पजल आया था। ठीक है, आई थिंक ये सिटिंग अरेंजमेंट का पजल है। जनरली लोग दिए होते हैं कि 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, इन्होंने नंबर ही पजल में गायब कर दिया, सर्टन नंबर, मतलब वो नंबर भी आप ही को निकालना है कि कितने लोग हैं। तो जरा न्यू टाइप का पजल था। जनरली हमें एक आदत होती है कि पजल को इस तरह से अप्रोच करना है। अब यहाँ पे नंबर ही नहीं पता तो काफी लोग अप्रोच ही नहीं कर पाए कि इसको शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि हमें नंबर ही नहीं पता है। तो ऐसे सरप्राइजेस आते हैं। तो आप इस साल के बैंकिंग के काफी पेपर हुए हैं। आई थिंक एसबीआई का मेंस हो चुका है। अगर हो चुका है तो आप उसमें देखिए कि आप कोई नई टाइप के क्वेश्चंस आए हैं तो आप प्लीज उनको जरूर कीजिए क्वांट और रीजनिंग की प्रिपरेशन में। वैसे सेम क्वेश्चंस आपके आरबीआई में रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश देखिए काफी स्कोरिंग कंपोनेंट है। अगर आपकी ठीक है, अगर वीक है तो फिर आप कट ऑफ ही टारगेट करेंगे। इसमें बेसिकली मतलब बेसिक नॉलेज तो आपको ग्रामर की चाहिए, और ग्रामर की एप्लीकेशन से यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पिछली बार सेंटेंस कनेक्टर पे 3 क्वेश्चन आए थे, डबल फेलर्स पे 4, इडियम एंड फ्रेज पे 3, एरर डिटेक्शन पे 4, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 8, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे 5 और वर्ड्स इंटरचेंजिंग पे 3। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश जनरली इजी रहती है। अगर आप इंग्लिश में ठीक ठाक हैं तो 20 का स्कोर आप टारगेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी वीक है then it would be mostly about managing the cutoffs, which I would say 8 to 10 out of 30. That should be your target. ठीक है, और इंग्लिश में अब एक तो है कि आप ग्रामर पढ़ लें जो कि बहुत वास्ट है, और फिर आप ग्रामर की एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कर लें। बट अभी टाइम नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने चाहिए टू सी के किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हाउ आई कैन अप्रोच देम, हाउ आई कैन बेटर अंडरस्टैंड देम एंड सी के किस टाइप के क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ और किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे छोड़ देने चाहिए। सो रिवर्स इंजीनियरिंग वुड बी द बेस्ट अप्रोच। अभी हम जर्नल अवेयरनेस पे आते हैं। जर्नल अवेयरनेस पे सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि कितने मंथ्स का मुझे पढ़ना है, कौन से एरियाज ऑफ जर्नल अवेयरनेस मेरे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और क्या अच्छे सोर्सेज हैं जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में हिट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मंथ्स अगर हम उनका एनालिसिस करें तो up to 9 months there were some questions asked in the exam. But if we see the high value for our effort, I would say let's target 5 months of current affairs preceding your exam. That would be from 10th May to 10th October. 18 अक्टूबर को एग्जाम है। एग्जाम से एक हफ्ता पहले तक के करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं। तो 10th अक्टूबर तक के हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। एंड इफ आई गो 5 मंथ्स प्रीसीडिंग 10th ऑफ अक्टूबर, इट वुड बी 10th ऑफ मे। तो यहाँ से अगर हम देखें पिछले साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 मंथ्स के जो हमारे क्वेश्चंस थे, अगर हम उनका एट्रीब्यूशन लगाएं कि कितने क्वेश्चंस वहां से आए थे, तो 42 plus 13, 55, 63, 66 questions out of 80 came from the immediately preceding 5 months before your phase 1 exam. और अगर मैं 3 months का आउटपुट देखूं तो 21, 21, 42 और 13, 55, तो 55 out of 80 questions can be attributed to the immediately preceding 3 months preceding your exam. सो 3 मंथ्स में से भी काफी अच्छा हिट रेट है, 55 क्वेश्चन कैन बी एट्रीब्यूटेड। 5 मंथ से थोड़ा और बेटर हो जाता है। सो आई नॉर्मली सजेस्ट दैट यू गो फॉर 5 मंथ्स सो दैट यू फील सेफ, सिक्योर एंड नो यू फुल कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकता हूँ। डूइंग 3 मंथ्स कैन बी लिटिल रिस्कियर अगर थोड़ा सा वेटेज हिलता है और ये 55 से 45 रह जाते हैं, और 45 के 45 तो आपको फिर भी नहीं आते होंगे बिकॉज करंट अफेयर्स आर सो वास्ट, तो फिर दिक्कत हो सकती है। So let's go for 5 months of current affairs, and this is purely based on analysis of 2024 and this is true for 23 also. ठीक है, अगर मैं एरियाज की बात करूं तो जनरली banking aspirants tend to read their banking magazines assuming that these would be sufficient for RBI grade B also. That is not the case.
The highest weightage in RBI Grade B exam phase 1 is of RBI notifications around 20 marks. 20 out of 80 means 25% of your paper is coming from RBI notifications which don't have that critical role in banking preparation. तो वहाँ पे लोग इतना नहीं करते हैं, करते भी हैं तो इतना डेप्थ में नहीं करते हैं. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है P1. देन फाइनेंस करंट अफेयर्स जो कि आपके फेज 2 के फाइनेंस सिलेबस से रिलेटेड हैं. दे ऑल्सो हैव अ गुड वेटेज ऑफ अराउंड 8 to 10 मार्क्स. ठीक है, इसको मैं P3 वेटेज दूंगा अलॉन्ग विद ESI करंट अफेयर्स. ESI करंट अफेयर्स में से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड होते हैं. देन देयर आर रिपोर्ट्स, इसको मैं P2 दूंगा. सो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, पॉवर्टी इंडेक्स, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इन पे जो रिपोर्ट्स आती हैं, इंडेक्सेस आते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं. दिस इज P2 फॉर मी बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई वेटेज, इट्स अ वेरी स्कोरिंग थिंग. P4 वुड बी ऑन स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मनरेगा, PM Kisan Yojana, all these again are related to your syllabus. Schemes used to have a very high weightage 2 years before, but now it has reduced. But things can change any time. So P4 doesn't mean कि आपको इसको करना नहीं है या ऊपर ऊपर से करना है, अच्छे से करना है. P5 is my miscellaneous current affairs, जहाँ से लास्ट ईयर 15 से 18 क्वेश्चन आए थे. बट ये काफ़ी इनडायरेक्ट आते हैं, इतने डायरेक्ट नहीं आते हैं, इतना स्कोरिंग सेक्शन नहीं है. यहाँ नॉर्मल करंट अफेयर्स से मतलब है जो एक मिसलेनियस चीज़ें होती है, अवार्ड्स, ऑब्चुरी, साइंस एंड टेक, डिफेंस, important events and their say theme, summits and conferences, all that, right, which even comes in any other SSC or banking exam. Then there are questions asked from static part which is basically related to your phase 2 syllabus. जैसे phase 2 में आपने derivatives पढ़ा, inflation पढ़ा, stock market पढ़ा, उनमें से कुछ basic concept पे question यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं. So this is the breakup of 2024 and according to that I've told you the priority that you should be focusing on. और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ें, कहाँ से ज़्यादा हिट रेट है. तो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ से लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे 21. फिर RBI नोटिफिकेशंस सारे RBI वेबसाइट से ही हम मान रहे हैं कि वहाँ से आए हैं बिकॉज दैट इज़ द गोल्डन सोर्स फॉर इट. तो 18 क्वेश्चन वहाँ से आए थे. फिर लाइव मिनट में फाइनेंस करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन, हिंदू में ESI करंट अफेयर्स या कुछ रिपोर्ट्स 8 क्वेश्चन यहाँ से. ठीक है, और उसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे जी, 8 हिंदू बिजनेस लाइन से आए थे. एंड देन फ्रॉम अदर रैंडम न्यूज़पेपर्स और मिसलेनियस न्यूज़पेपर्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स. ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड ऊपर हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स. तो ये चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी दैट सोर्सेज हैज़ टू बी लिमिटेड एट योर साइड. आप 3-4 सोर्सेज पढ़ के जाएंगे, it is not guaranteed that every question can be attributed to those 3-4 sources. तो लास्ट ईयर जैसे अगर कोई ये 4 सोर्स पढ़ के गया है, उसके बाहर बिजनेस स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन आ गए, हिंदू बिजनेस लाइन से भी क्वेश्चन आ गए. सो दैट वुड ऑलवेज बी देयर, दैट यू विल नेवर नो कि यार क्वेश्चन कहाँ से आएंगे. सो आप ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागिए. अगर आप 4 सोर्सेज अच्छे से कर रहे हैं और 60-65 क्वेश्चंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दोज सोर्सेज, आई थिंक दैट्स गुड. आई मीन if you can target a score of 35 out of 80 in GA, that is really nice because overall कट ऑफ कितना यार 65-70 के बीच में ही गया था ना. अगर कोई इसमें इतना स्कोर ले आए, उसके बाद बाकी सेक्शन में तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करेगा, तब भी इसके करीब पहुंच जाएगा कट ऑफ के. बाकी इंग्लिश में तो 15+ आ ही जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारी जनरल अवेयरनेस के सोर्सेज हो गए, एरियाज हो गए, मंथ्स हो गए. अब क्वेश्चंस कैसे आते थे? क्वेश्चन ज़्यादा फैक्चुअली आते हैं एग्जाम में. आप हर साल देख लो, लास्ट ईयर के एनालिसिस से भी यही निकल के आता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो फैक्चुअल आएंगे. देखिए, ये जैसे क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ बल्क डिपॉजिट फॉर लोकल एरिया बैंक्स, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन था. व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट ड्यूरेशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन था. So don't go into too much technical details of things, especially RBI notifications or some reports. The questions that would be asked would be factual. रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं,
तो हमने जो एनालिसिस किया, ये रिपोर्ट्स के सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे तकरीबन लिस्ट किए हैं। एक चीज जो देखने को मिलती है दैट लॉट ऑफ रिपोर्ट्स आर बीइंग आस्क्ड व्हिच आर बाय बिग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रिप्यूट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से क्वेश्चन आए हैं ये दो। सो ऑलमोस्ट लाइक 8 questions out of 11 are from the organizations which are organizations of repute. और ये most of these questions that have been asked are based on the reports which have kind of linked to your syllabus. ठीक है, SDG इंडेक्स हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, माइग्रेशन हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। सो जस्ट फोकस ऑन द रिपोर्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस एंड रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रिप्यूट एज मेंशन्ड हियर। स्कीम्स में ये स्कीम्स आई थी, पीएम किसान आई थी, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन पे पीएम जनधन योजना आई थी, इंडियन एग्रीकल्चर पे पीएम किसान मत्स्य संपदा योजना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे मनरेगा और नेशनल अप्रेंटिसशिप। आई थिंक दोनों में से एक आया था, मैंने एग्जांपल कुछ ज़्यादा डाले हैं, जो पिछली बार नहीं भी आए थे कुछ ऐसे एग्जांपल भी डाले हैं। फिर आरबीआई की गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से भी एक चीज़ निकल के आती है कि जो भी स्कीम्स आपके फेज 1 में पूछी जा रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। एम्प्लॉयमेंट आपके सिलेबस में है, सोशल इश्यूज आपके सिलेबस में है, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, सब कुछ आपके सिलेबस में है। और ये सारी स्कीम्स जो एग्जाम में पूछी गई थी, मोस्ट ऑफ देम वर इन न्यूज, वर कवर्ड इन वन और द अदर आर्टिकल ऑन पीआईबी इन 5 months प्रीसीडिंग योर एग्जाम। 5 months तो मैं बता ही चुका हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है। तो आप पीआईबी पे जाएंगे अगर और प्रीसीडिंग 5 months के न्यूज पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उनमें अगर कोई स्कीम मेंशन है वो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। और अगर मिसलेनियस जीए की बात करूं तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट आए थे, जैसे कार्लोस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में हार गए थे, क्वेश्चन ये नहीं आया कि रनर अप कौन था या कौन जीता था, क्वेश्चन आया कि कार्लोस अल्कराज ने इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है। तो थोड़ा इनडायरेक्ट था बट फिर भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इनडायरेक्ट है। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया था फॉर हिज अचीवमेंट टू ओलंपिक मूवमेंट इन इंडिया। तो वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कि यार अभिनव बिंद्रा को कौन सा अवार्ड दिया या ये अवार्ड किसको दिया गया है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल कौन सी ईयर में जीता था, 2008 में जीता था बीजिंग ओलंपिक्स में। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज आस्क्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बट इट इज नॉट द मेन न्यूज, इट इज पार्ट ऑफ दिस न्यूज। बिकॉज अगर आप पूरा न्यूज पढ़ते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये मेंशन किया ही होगा दैट ही वन द गोल्ड मेडलिस्ट इन 2008। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें नहीं पढ़नी है, चीजें जो करंट अफेयर्स में है उनके कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग पूछ लिया जाता है। देयरफॉर यू नीड टू रीड ऑल द न्यूज इन डिटेल, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की अगर मैं समरी बताऊं, या जो हम जिसको हम जीए सेक्शन बोलते हैं, 5 months ऑफ करंट अफेयर्स करने हैं, बहुत क्लियरली हाई वैल्यू फॉर योर एफर्ट है। आरबीआई नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स को प्रायोरिटी 1 देनी है, ईएसआई फाइनेंस करंट अफेयर्स को प्रायोरिटी 2, स्कीम्स को प्रायोरिटी 4 बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और मिसलेनियस ये को प्रायोरिटी 5। सोर्सेज हमारे ये मेन रहने वाले हैं, पीआईबी, आरबीआई वेबसाइट, लाइमिंट, हिंदू, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं तो आप कोई कंपाइल्ड मैगजीन पढ़िए। क्वेश्चंस का नेचर फैक्चुअल रहता है, स्कीम्स पीआईबी में से पूछी जाती हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रिप्यूट की ज़्यादा पूछी जाती हैं, और मिसलेनियस जीए में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ऊपर ऊपर से मत पढ़िएगा, थोड़ा डिटेल में जाके पढ़िएगा। ठीक है जी, तो आई थिंक काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी अब क्या लर्निंग्स हैं, और ये एनालिसिस से निकली हैं। ठीक है, मैं आपको रैंडम नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के नंबर्स, क्वेश्चंस देख के ही मैं ये सारी लर्निंग्स बता रहा हूँ। और अगर आपको ये असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं, आपको लग रहा है कि सर हमें तो अब इतना नहीं पता लग रहा कि पीआईबी कहाँ से पढ़ना है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर असिस्टेड प्रिपरेशन। तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं, अभी 2025 के लिए
We have this crash course which is for phase 1 and 2. Phase 1 की classes have already started from 9th of September. There are 80 classes, one morning slot, one evening slot. और इस पे अभी 71% ऑफ है. द कोड इज RBI 71. Then we have flagship courses, those who are not just meant for 2025, but if you are preparing for 2026, you shall go for these. गोल्ड कोर्स है जो फेज 1, 2 और इंटरव्यू के लिए है. सिल्वर कोर्स है जो फेज 2 और इंटरव्यू के लिए. इसमें आपको फेज 1 का कंटेंट नहीं मिलेगा. फेज 1 के करंट अफेयर्स क्योंकि वो फेज 2 से ओवरलैप करते हैं, वो मिल जाएंगे. फिर कॉम्बो कोर्सेज भी हैं अगर आप आरबीआई के साथ और भी रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो. आरबीआई इरडाई, आरबीआई नबार्ड, आरबीआई सेबी. सो वी हैव कॉम्बो कोर्सेज, जैसे ये आरबीआई इरडाई का कोर्स है, ये आरबीआई इरडाई नबार्ड का कोर्स है. सो कॉम्बो कोर्सेज में क्या है कि यू टेंड टू सेव लॉट ऑफ मनी. इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 2-3 कोर्सेज, यू बाय वन जहां पे आपको कॉस्ट कम पड़ती है. सो दिस इज इट. आई होप कि आप समझ गए होंगे और अपनी प्रिपरेशन अगर गलत डायरेक्शन में जा रही है, आप उसको ट्विक करके सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, सो दैट यू आर रीडिंग ओनली रेलेवेंट एंड फिल्टरिंग आउट द इररेलेवेंट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.